स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। दरअसल मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन पहुंच चुके हैं। इनमें 4 पूर्व सीएम यानी राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और कुमार स्वामी के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा मोदी 2.0 में मंत्री रहे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन राम मेघवाल को फिर से जिम्मेदारी मिलना तय बताया जा रहा है, जबकि टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बनेंगे। 36 साल के राम मोहन भारत के सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। एलजेपीआर से चिराग पासवान, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के जीतन राम मांझी और अपना दल एस की अध्यक्ष यानी अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा से बात की जाए तो हरियाणा से पूर्व सीएम मनोहर लाल के अलावा राव इंद्रजीत को भी फोन जा चुका है। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट में यूपी, राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी घटेगी। इन सभी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया है, जहां पीएम मोदी इनसे चाय पर चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक खास रिपोर्ट देखिए नरेंद्र मोदी के पीएम पद की शपथ को लेकर, फिर करेंगे इसी पर चर्चा हमारे खास पैनल के साथ। सेंट्रल हॉल में नेताओं का जमावड़ा लगा और सर्वसम्मति से मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए। इसी के साथ तय हो गया कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभालेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सवाल है कि अब की बार मोदी के कितने सहयोगी होंगे, बीजेपी के सहयोगियों के खाते में कितने मंत्री पद जाएंगे, किस राज्य से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। इन सवालों को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। बैठकों का दौर जारी है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जाएंगे। राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो वहीं आगरा से चुनाव जीतने वाले एसपी सिंह बघेल को भी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही जितिन प्रसाद जो यूपी के कैबिनेट मंत्री है और पीलीभीत से लोकसभा चुनाव जीते हैं, उन्हें भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही बीजेपी के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो मिर्जापुर से चुनाव जीती है, अब की बार भी मंत्री बनाई जा सकती हैं। तो पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से ये नाम तय माने जा रहे हैं, तो बिहार में भी कई बड़े नाम की चर्चा सियासी गलियारे में हो रही है। बताया जा रहा है कि बिहार से अब की बार 5 से 6 मंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेगूसराय से चुनाव जीते गिरिराज सिंह को तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीते नित्यानंद राय भी एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उनको पूरी संभावना है। इसके अलावा पटना साहिब से चुनाव जीतने वाले रविशंकर प्रसाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीयू कोटे से चौथी बार सांसद बने ललन सिंह और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। उधर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के कोटे से हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। यूपी, बिहार के अलावा महाराष्ट्र से भी मोदी मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। इनमें सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का तीसरी बार मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो वहीं पीयूष गोयल को अब की बार मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी संभावना है। वहीं नारायण राणे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना शिंदे कोटे से प्रताप राव जाधव का नाम सामने आ रहा है। वहीं एनसीपी अजित पवार कोटे से प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर इन बड़े चेहरों के नाम तय माने जा रहे हैं। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर दिल्ली से 2 नाम की चर्चा खूब हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई दिल्ली से पहली बार चुनाव जीतने वाली बांसुरी स्वराज को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है।
इसके अलावा लगातार तीसरी बार सांसद बने मनोज तिवारी को भी अब की बार मंत्री बनाया जा सकता है। इस बार मोदी कैबिनेट में युवा और अनुभव का बेहतर तालमेल दिख सकता है और इनमें बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा भी खूब हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान को मोदी कैबिनेट में बड़ी भूमिका मिल सकती है। इसके अलावा गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी अब की बार मंत्री बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश से ये वो नाम हैं जिनका केंद्र में मंत्री बनना तय है। हालांकि इंतजार 9 जून की शाम का है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद साफ हो जाएगा कि मोदी कैबिनेट में कितने चेहरों को जगह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, मोदी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में कौन इन और कौन आउट, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। जिस पर मुहर लगेगी और तस्वीरें जब सामने आएंगी वो काफी रोचक होगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे चेहरे जिनको फोन जा चुका है, जिनमें कई बड़े चेहरों के नाम भी शामिल हैं और चर्चाएं एक के बाद एक कई नामों की हो रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि यूपी, राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी इस बार मंत्रिमंडल में जरा कम नजर आएगी और बेस्ट परफॉर्मेंस वाले कहीं ना कहीं नेताओं को शामिल किया गया है या फिर सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। कई पुराने चेहरों की छुट्टी होगी, मंत्रियों की छुट्टी होगी, तो कई नए चेहरों को शामिल इस कैबिनेट में किया जा सकता है। इस बार फोकस रहेगा कि किसी की नाराजगी ना रहे और सभी समीकरणों को साथ लेते हुए एक कैबिनेट तैयार की जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ विनम सेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आशिफ इकबाल जी असिस्टेंट एडिटर हैं, दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। संजय श्रीवास्तव रेजिडेंट एडिटर हैं उत्तराखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आशिफ इकबाल जी आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में आपकी मौजूदगी है और लगातार हम देख रहे हैं कि पल पल की जो बदलाव है, अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल किस प्रकार की हलचल है, क्या सुगबुगाहट है, किन नामों को लेकर ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मनीषा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो चर्चा है वो सब कुछ दिल्ली से केंद्रित है। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार एनडीए की सरकार बन रही है। आप अभी तक एनडीए की सरकार जरूर 2 बार से थी, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, इसीलिए किसी भी सहयोगी को नाराज होने या खुश होने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। अगर वो लोग साथ होते थे तो भी दिक्कत नहीं, साथ नहीं होते थे तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार साथ नहीं होने से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि पूर्णतः रूप से ये एनडीए की सरकार हो रही है और इसमें तमाम सहयोगियों का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए आप समझिए कि जब कैबिनेट की बैठक, आप पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें आपको सहयोगी अपने रंग में दिखेंगे और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो आज चाय पे चर्चा हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें सहयोगियों को तरजीह दिया गया। चाहे टीडीपी की बात कर ले, जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, हम की बात करें, सभी दलों से उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे। जैसे खासतौर पर अगर टीडीपी की बात करें 2 सांसद थे, जेडीयू की बात करें 2 सांसद गए थे, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान पहुंचे थे, जीतन राम मांझी हम पार्टी से पहुंचे थे, आरएलडी से जयंत चौधरी पहुंचे थे, अपना दल से अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि इन सहयोगियों के भरोसे इस बार सरकार होगी। इसीलिए बार बार विपक्ष के निशाने पर भी ये सरकार है। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वैसाखी की सरकार है, लेकिन ये सबको पता है कि अगर इस वैसाखी की सरकार को भी चला लेने की कुव्वत अगर किसी में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। क्योंकि आप जिस तरीके से आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अगर इस आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी वो पार करते नजर आ रहे हैं। 394 अभी उनके पास दिख रहा था और उसमें भी एड ऑन 7 और हो चुके हैं। 7 सांसदों से और बातचीत हो गई है। लगभग ये प्रारूप तय हो चुका है। जिस दिन संसद में शपथ ग्रहण या संसद में जब आपको ये कह सकती हैं कि जब इनको अपनी सहमति जतानी होगी, उस वक्त ये साफ तौर पे सांसदों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चर्चाओं की बात आपने की थी मनीषा, चर्चा बिल्कुल इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये चिराग पासवान का घर है और चिराग पासवान की चर्चा खूब रही, क्योंकि चिराग पासवान
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी, पांचों के पांचों जीती है। मतलब 100% रेशियो अगर किसी का रहा है तो चिराग पासवान का रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पर वहां बिहार में बहुत डेंट लगा है, यूपी में डेंट लगा है, उसके बावजूद यूपी से भी कई सारे बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। और देखिए, बड़े नामों की अगर फेस बात करें तो आप नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल जैसे बड़े और सरीखे नाम वो मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव का नाम भी मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कैबिनेट का जो प्रारूप है वो लगभग सब कुछ प्रधानमंत्री के विवेक और प्रधानमंत्री के पसंद पे होता है। और ऐसे भी कहा जाता है कैबिनेट में किसको क्या जगह मिलेगी ये सब कुछ प्रधानमंत्री पर तय होता है। मैं एक तस्वीर आपको जरूर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाएं। ये 23 नंबर है और यहाँ कार्यकर्ताओं का मिलान भी धीरे धीरे होने लगा है। धीरे धीरे अब वो, क्योंकि नेता अभी जो है ये प्रधानमंत्री निवास में मौजूद है। अभी बैठक खत्म हुई है मनीषा, अब वहां से सब लोग अपने अपने घरों जाएंगे और तैयारी करेंगे। 7 बजे तक सबको पहुंच जाना है राष्ट्रपति भवन में। जो शपथ लेने वाले हैं वो थोड़ा और पहले पहुंचेंगे। और जिन लोगों को वहां बुलाया गया है, क्योंकि आज बहुत भव्यता दिखेगी, आपको पता होगा बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई सारे देशों के राष्ट्रदूत यहाँ पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकती कि दिल्ली इस वक्त, आपने सही कहा था कि दिल्ली इस वक्त केंद्र बिंदु है, तो वाकई केंद्र बिंदु है। 3.0 नरेंद्र मोदी सरकार का गठन होने जा रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह है और टिकी हुई है कि आखिरकार कौन कौन से नाम, क्या जिनकी चर्चाएं हैं वो वाकई में कैबिनेट में शामिल होते हैं या फिर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। मैं अभिषेक जी का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक दीक्षित जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक जी, आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या विजन हो सकता है पीछे, जिन नेताओं को अभी, जिन चेहरों को अभी फोन गया है, आपके अनुसार किनको फोन और जाना चाहिए? परफॉर्मेंस बेस्ड पर फोन जाना चाहिए या फिर उनको ऐड किया जाना चाहिए, या फिर आगे कोई और रणनीति या फिर कोई और विजन हो सकता है सरकार का? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भाजपा की कार्यशैली रही है उसमें कहा जाता है कि दायां हाथ जब काम करता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं मिलती है। तो भाजपा, ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आशिफ के मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजना, ये आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। पासवान को हम सुन रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर उनसे चर्चा की है, कई चेहरे यहां पर शामिल रहे और बड़े इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने इस बार बात की है, अनौपचारिक तरीके से बात की है। ठीक है, इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर रहेगी। अभिषेक जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि भाजपा की जो कार्यशैली रही है, दायां हाथ अगर काम करता है तो बाएं हाथ के बारे में जानकारी नहीं रहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार घटक दलों के साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और मुझे लगता है नए नए क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिलेगा इस बार मोदी सरकार में। जैसे उड़ीसा है, वहां से भाजपा अच्छे नंबर लेकर आई है। जैसे तेलंगाना है, वहां से भाजपा अच्छे नंबर लेकर आई है। बिहार में ये देखना होगा कि बिहार में भाजपा कैसे अपने लोगों को इस बार सेट कर पाती है, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, जो एनडीए के मुख्य घटक दल हैं। तो उनकी पार्टी को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। तो भाजपा के लोगों का प्रतिनिधित्व घटेगा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा के सांसद वहां घटे हैं, लेकिन अभी भाजपा के सहयोगी दल हैं, उनको भी पर्याप्त मौका देना पड़ेगा। तो इस बार जो स्वरूप होगा उसमें बहुत बदलाव होगा। नए लोग जुड़ेंगे, नए क्षेत्रों की भागीदारी भी सरकार में बढ़ेगी, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशिफ इकबाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशिफ जी, ये जो हमने बातें अभी सुनी, चिराग पासवान है आपसे कहते हुए नजर आए कि बड़े इनफॉर्मल तरीके से प्रधानमंत्री नजर आए हैं और उनका अनुभव जानने का मौका चिराग पासवान को मिला है। और चिराग पासवान तो लगातार, हम तो कहते हैं, वो भी खुद कहते हैं कि मैं तो हनुमान हूं उनका, और उसी तरीके से वो उनको मानते भी हैं। तो अनौपचारिक मुलाकात, एक तरीके से कहा जाए कि चाय पर चर्चा की गई, कितनी खास सी मुलाकात हो जाती है, कितनी खास सी चर्चा है? बिल्कुल
देखिए बहुत खास है, क्योंकि ऐसे अगर आप देखिए तो देखिए कैबिनेट में बैठना, प्रधानमंत्री से ऐसे मुलाकात करना, फॉर्मली आप बातचीत करने पहुंचते हैं वो अलग, इनफॉर्मल तरीके से जब प्रधानमंत्री आपको कुछ बताने के लिए बुला रहे हो, प्रधानमंत्री आपको कुछ समझाने के लिए बुला रहे हो, प्रधानमंत्री कुछ ज्ञान की बातें देने के लिए बता रहे हो, प्रधानमंत्री साफ तौर पर इस बार पहली बार होगा जब एनडीए की सरकार चलाएंगे, सहयोगियों की सरकार चलाएंगे, सहयोगियों से भी वो उम्मीद करेंगे साथ की, और उनके साथ के लिए इसलिए इन तमाम लोगों को बुलाया गया। और जिस तरीके से चिराग के चेहरे से हाव भाव से समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री ने जरूर कुछ ऐसी चीजें बताई हैं उनको जो लेकर वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के अनुभव को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री का जो अनुभव है उसको ऑब्जर्व करना है, उनसे बहुत कुछ सीखना है और हम सीख कर आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब बुलाया तो बहुत सहज तरीके से उन्होंने बातचीत की। और मैं आपको बताऊं मनीषा की बातचीत जो बुलाया गया था मात्र माना जा रहा था कि 10 से 15 मिनट की मुलाकात होगी, चाय पियेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान के साथ अगर हम बात कर ले, चिराग पासवान की जो मीटिंग हुई, लगातार लोगों के साथ मीटिंग हुई, 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, चाय पे चर्चा 1 घंटे से ज्यादा चली। तो इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या गुण दिए होंगे। और जब इनसे पूछा गया कि 100 दिन का एजेंडा क्या है तो उन्होंने कहा कि 100 दिन का एजेंडा अब हम आगे बताएंगे, सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने आगे के बाद के दिनों पर भी जिसकी जो लगातार जो नजरें हैं लोगों की और खास तौर पर सबकी बनी रहेंगी। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, मैं जरा उनका भी रुख कर लेती हूँ। विनम्र सेन जी हमारे साथ बने हुए। विनम्र सेन जी, आप जिस तरीके से लगातार अब मुलाकातों का दौर चल रहा है, चाय पर चर्चा चल रही है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, आप कुछ लोग आउट और कुछ लोग इन हो सकते हैं, किन बड़े चेहरों को इस बार जगह मिल सकती है आपके अनुभव के हिसाब से? आपका आकलन क्या कहता है, क्या समीकरण इस बार सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है कैबिनेट में? देखिए, एक तो यह है कि इस बार समीकरण बिल्कुल भाजपा के पूर्व की सरकारों से बदला हुआ है। सभी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही है, इसलिए एनडीए के समर्थन से बन रही है वो समर्थन की सरकार, गठबंधन की सरकार का असर आपको मंत्रिमंडल के बनने में दिखाई पड़ेगा। प्रभावी ढंग से टीडीपी और जेडीयू अपना अधिकार मांगते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, अधिकार पाते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको कैबिनेट में या एमओएस के रूप में या स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में। इस रूप में अधिक से अधिक मंत्री पद पाने की होड़ एक तो आपको दिखाई पड़ रही है इस बार सरकार में। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से, मोदी की तरफ से, मोदी क्योंकि आप सब जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड गुजरात से लेकर पिछले लोकसभा में मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के तौर पर कि वो समझौते की सरकार चलाने के उतने आदी नहीं है, तो कैसे उस समझौते की सरकार को मैनेज कर पाएंगे। ऐसे में अपने जो कड़े फैसले के लिए या जो एक तरफा फैसले के लिए मोदी सरकार जानी जाती थी, जो फ्रंट फुट पर राजनीति करने के लिए जानी जाती थी, वो कैसे एडजस्टमेंट होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी सरकार के मंत्री पद तो ये तय है कि जिस राज्यों से जितना प्रतिनिधित्व है, जैसा कि अभी कुछ पिछले वक्ता कह रहे थे कि उड़ीसा से मंत्री बढ़ने की उम्मीद है, मध्य महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय मंत्री थे वो ढेर सारे केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए तो उनका मंत्रालय जाना तय है, उसके एवज में और मंत्री बनेंगे या उनका उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के हिसाब से ही मंत्री पद मिलेगा। जैसे पिछली बार 12 प्रतिनिधि थे केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के, निश्चित तौर पर इस बार 33 सीट पाई है तो मंत्री पद कम होंगे। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जैसे पार्टी को फायदा भी मिल रहा है, अकेले सांसद है, जीती है, फिर भी मंत्री पद मिल सकता है। तो ये सारा समीकरण तो चल ही रहा है, लेकिन इस सारे समीकरण पर भारी ये है कि सरकार कैसे, किस हिसाब से मोदी जिस हिसाब से सरकार चलाने के आदी है, जिस हिसाब से कंट्रोल करके सरकार मंत्रालयों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता था पीएमओ का, वो कैसे कंट्रोल स्थापित हो पाएगा, असली देखने की बात तो ये है। बिल्कुल ठीक है। और ये हम साथ ही साथ टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी चला रहे हैं जिस तरीके से वो तमाम लोगों के साथ, नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे। और ये चाय पर चर्चा इसका नाम दिया गया था कार्यक्रम का, और इसमें तमाम लोगों की वो मौजूद की भी लिहाजा काफी मायने ये तस्वीरें हैं, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। ठीक है, मैं रेजिडेंट एडिटर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए संजय श्रीवास्तव जी, उनका रुख कर लेती हूँ जल्दी से। संजय जी, उत्तराखंड में किन नामों को लेकर अभी फिलहाल स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले तो केवल अटकलें थी, सुगबुगाहट थी कि क्या अनिल बलूनी का नाम जा सकता है सामने या फिर अजय टम्टा जैसे नेताओं का नाम सामने आ सकता है। अभी फिलहाल आपके पास क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या किसी नाम को लेकर फिलहाल स्पष्ट तौर पर कोई मुहर लगी है क्या?
संजय जी, मुझे लगता है गलती से आपने आपको म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए उसके बाद, ताकि आप सही तरीके से अपनी बात रख पाए। जी जी जी, आ गई आवाज? जी, सबसे महत्वपूर्ण देखिए, उत्तराखंड देवभूमि प्रधानमंत्री के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और उस देवभूमि पे अगर आज माने तो पिछली भी सरकार में जब भी प्रधानमंत्री की पद पे मोदी जी रहे हैं तो यहाँ के प्रतिनिधि दिया गया है। ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड को प्रतिनिधि दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पे केवल 5 सीटें लोकसभा की है और 3 राज्यसभा की है। तो ये महत्वपूर्ण होगा कि आज भी सुबह से जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, अभी तक हमें जो जानकारी के अनुसार चाय पे के लिए अभी तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। और जो आपने अनिल बलूनी का नाम लिया, अजय टम्टा का नाम लिया, अनिल बलूनी मीडिया के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के। उन लोगों में अगर हम जाते हैं तो वहां ये माना जाता है कि अगर पहली पंक्ति में पहला नंबर किसी का होगा तो अनिल बलूनी का होगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से हम लोग देख रहे हैं और चैनलों पे चल रहा है, अभी तक उत्तराखंड फोन नहीं गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है, हो सकता है कि जो गठन हो रहा है ना ले, हो सकता है कि अगले चरण में ले। यानी अंतिम समय तक नजरें जो है वो बनी रहनी चाहिए कि आखिरकार उत्तराखंड से किसी नेता का सामने आता है नाम, सांसद का नाम सामने आता है क्या कि नहीं आता है। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ बने हुए। पंकज रस्तोगी जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब सरकार गठन को लेकर चर्चाएं थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि हम अभी फिलहाल तो सरकार के गठन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई सवाल निशान नहीं खड़े करेंगे, हालांकि आगे हम अपनी रणनीति जरूर बनाएंगे। तो उनके उस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिए मनीषा जी की प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो नेहरू जी के बाद ये दूसरे ऐसे देश के प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और दूसरी चीज, कांग्रेस को वो दिन भूल जाना चाहिए कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में 145 सांसद थे कांग्रेस की, और कांग्रेस 5 साल सरकार चली मनमोहन सिंह की, और उसके बाद 2009 में 206 सांसद थे, उसके दौरान पे 5 साल सरकार चलाई। तो कांग्रेस को यह भी देख लेना चाहिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पे है और घटक दलों का भी उसको साथ है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह उसके साथ है। ये सरकार पूरी तरह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अपने तयबद्ध एजेंडे के तहत काम करेगी। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का उनका नेचर है, नेचर और सिग्नेचर किसी व्यक्ति का कभी भी नहीं बदल सकता, ये मैं अच्छी तरह आप सभी को मालूम है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी अपनी नीतियों को और अपने चीजों को कोलेशन के साथ, एक मकान कहना चाहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, उस समय भी वो किसी सदन के पहले मेंबर नहीं थे और कहीं भी उनको कोई राजनीतिक पार्टी में जरूर लगे रहे, पार्टी को जरूर आयाम तक पहुंचाया गुजरात में, लेकिन उनको पहली बार वो मुख्यमंत्री डायरेक्ट बने थे। ये कहना कि गठबंधन दलों के साथ दिक्कत आएगी ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए का साथ बहुत पुराना रहा है, टीडीपी पुरानी साथी रही है, नीतीश कुमार पुराने साथी रहे हैं और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, टीडीपी ने भी स्पष्ट कर दिया है। और वहां देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है तमिलनाडु में, आंध्रा में राजधानी का। और जब से चंद्रबाबू नायडू गए उसके बाद से वहां की अमरावती राजधानी मूर्त रूप नहीं ले सकी, और 2 जून का उसका समय समाप्त हो गया है। और उसके लिए जो जगन रेड्डी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, 3 जगह पूर्ण राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की भी यहाँ पर मांग थी। स्पेशल स्टेटस को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार अपनी बात करते नजर आए। हालांकि जब सरकार का गठन होगा, जब कैबिनेट का गठन होगा, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों को सर्वसम्मति मिलती है या फिर किसी प्रकार की, क्योंकि हम देखते आए हैं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वभाव में और उनके हाव भाव में है कि वो बड़े खुले दिल से और बड़े विश्वास के साथ कोई फैसला करते हैं और उसके बाद वो उस फैसले को पलटते नहीं है। इसके बाद कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आएंगे, दिन आएंगे, जहां पर हमें देखना होगा कि क्या ये गठबंधन दल, ये जो सहयोगी दल है, वो उन फैसलों में साथ देते हैं या नहीं देते हैं। एक विश्लेषक के तौर पर अब जो हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक दीक्षित जी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक दीक्षित जी, क्योंकि हमने देखा कि जैसा कि अब से पहले मैं जिक्र भी कर रही थी रिपोर्ट से पहले कि प्रधानमंत्री जब भी कोई फैसला करते हैं तो वो किसी दबाव में नहीं करते हैं, कोई मजबूरी नहीं होती है और वो खुले मन से बड़े विश्वास के साथ उस फैसले को सबके सामने, देश के सामने
सामने रखते हैं, फिर चाहे विरोधी पार्टियां कितना ही क्यों ना विरोध करती रहे, वो अपने फैसले से हिलते नहीं है, वो अपना फैसला कायम रखते हैं। इस बार जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लिहाजा एक सहयोगी दलों की तरफ से यहाँ पर सहयोग लेना होगा, सहमति लेनी होगी। तो क्या आने वाले दिनों में ये जो मंत्रिमंडल तैयार किया जा रहा है, क्या ये इसी विजन के साथ और इसी विचार के साथ किया जा रहा है कि आगे चलकर तमाम बड़े फैसले लेने होंगे तो सबकी सहमति भी जरूरी होगी? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत जरूरी है कि मोदी जी का अभी भी ऑरा बहुत बड़ा है। गठबंधन की सरकार बेशक है, लेकिन बहुत से सांसद एनडीए के सारे जीते हुए हैं, और एनडीए भी चुनाव मोदी जी के नाम से लड़ रही थी, कोई अपने लोकल लीडर के नाम से नहीं लड़ रही थी। और कहीं ना कहीं उन एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको भी वोट मोदी जी के नाम से का ही मिला हुआ है। तो ये सरकार बहुत मजबूती से, बहुत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। और ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकारों ने निर्णय नहीं लिए हैं। आप ये देखिए कि टीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो भी गठबंधन सरकार थी, उसने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, लैंड रिफॉर्म हुए। उसके बाद अटल जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार में भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया था, 13 महीने की सरकार है। तो मोदी जी बहुत सशक्त, बहुत खुले विचारों के नेता है। मुझे ऐसा लगता है ये सरकार बहुत मजबूती से सारे निर्णय लेगी। और विपक्ष की जो अपेक्षाएं हैं, विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार मजबूती नहीं चल पाएगी, और वो एक मन में ये शंका बिठाए बैठी है कि शायद कहीं हमें गलती से कहीं मौका मिल जाए, शायद एनडीए बिखर जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार मजबूती से 5 साल चलेगी और निश्चित रूप से एक नया आयाम स्थापित करेगी कि गठबंधन सरकार मजबूती से बड़े निर्णय ले सकती है। ठीक है, मैं संजय श्रीवास्तव जी का रुख कर लेती हूँ। संजय श्रीवास्तव जी, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये काफी मायने इसलिए रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं बहुत सोच विचार के साथ, और उसके पीछे उनके बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक विजन होता है, एक विचार होता है, रीजन होता है। ये जो इनफॉर्मल चर्चा की जा रही है, अनौपचारिक चर्चा की जा रही है, जो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की है, और जैसे कि हमने सुना भी था कि चिराग पासवान को वो बड़े इनफॉर्मल तरीके से नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कि वो बड़े इनफॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों से और संभावित चेहरों से। इसके पीछे का क्या संकेत आप समझ रहे हैं? क्या संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की? मनीषा, इस बात को समझना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, ये समझौते वाला व्यक्तित्व नहीं है। जिस तरह से 10 साल इन्होंने सरकार भारतवर्ष की चलाई है, जिस तरह से गुजरात में इन्होंने सरकार चलाई है, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। पहली बार इनको जो समझौते का चैलेंज आएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उस चैलेंज को ये कैसे स्वीकार करते हैं, ये कैसे एक्सेप्ट कर। ये दोनों लोग जिस तरह से सरकार में अपनी सहमति दी है, जिस तरह से समाचार निकल के आ रहे हैं कि विभाग बंटवारे को लेकर के, लोकसभा के अध्यक्ष को लेकर के, ये जो चैलेंज होगा वहां पे इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये देखना होगा किया हो न किसी की आंख को देखा हो, हमेशा अपने मन से जो सही हुआ उसे ही किया, जो गलत हुआ उसे दरकिनार। बिल्कुल। लेकिन आज परिस्थिति। ठीक है संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स आप हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। पंकज जी का मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज रस्तोगी जी, जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं, तो ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो कि समय समय पर अपनी मांगों को लेकर अपनी राजनीति को बढ़ाती नजर आई हैं, आगे ले जाती हुई नजर आई हैं। चाहे हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की बात की जाए या फिर आंध्र प्रदेश को उसकी मांगे अलग रही हैं, तो लिहाजा यहाँ पर दोनों नेता ऐसे हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर हमेशा से राजनीति को बढ़ावा देते हुए नजर आए हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लोग विरोध में भी रहे हैं। हमने बीते भी कई ऐसे मुद्दे देखे हैं। तो अब सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल होने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों लोग पहले एनडीए के घटक दल रह चुके हैं, और नीतीश कुमार तो वैसे भी एनडीए के साथ रह चुके हैं, और आगे बिहार में चुनाव आसन्न है, और नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के साथ रहे तब तब उनको बहुत बड़ा फायदा मिला है और उनका जनाधार बढ़ा है। तो इसलिए नीतीश कुमार तो कोई सवाल ही नहीं। और चंद्रबाबू नायडू कई वर्षों के बाद वहां पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनको एक मजबूत सरकार की जरूरत है, साथ ही मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है कि जो उस आंध्र प्रदेश के विकास के लिए समुचित फंड मुहैया कराए और उसको
सब चीज विकास कर सके। क्योंकि देखिए अमरावती राजधानी बनाने के लिए 1,08,000 करोड़ की जरूरत थी और उसमें 2 जून तक का तय समय, 2 जून के बाद तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी हो जाएगी। तो अब प्रश्न ये होता है कि वहां पर अमरावती को राजधानी के लिए डेवलप करना, वहां विधानसभा भवन बनाना, विधान परिषद का भवन बनाना, पुलिस का हेडक्वार्टर बनाना और तमाम तरह के हेडक्वार्टर्स बनाना, उसके लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत है, बहुत बड़े विजन की जरूरत है और प्रधानमंत्री मोदी का विजन बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। विपक्ष खाली कयास लगाता रहेगा और ये सोचता रहेगा और सोचते ही नहीं वो 5 साल पूरा हो जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी देखिए अभी आगे विधानसभा का चुनाव आसन है। महाराष्ट्र में देखिए नारायण राणे एक बड़े नेता है, पहले वो शिवसेना में थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, उनका भी नाम चल रहा है, वो मंत्री बनेंगे। और महाराष्ट्र में को जिस तरह से महाराष्ट्र में सीटें घटी है, लेकिन उनको पूरा महाराष्ट्र में भी आगे चूंकि चुनाव आसन है और वो देश की आर्थिक राजधानी है, तो महाराष्ट्र को भी ध्यान में रखते हुए, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कोलिशन बना जा रहा। हो सकता है कि किसी मिनिस्टर के नेतृत्व में एक कोलिशन कमेटी का भी गठन किया जाए, सामंजस्य समिति भी बनाई जाए कि जो एनडीए घटक दलों से सामंजस्य बैठाने का काम करेगी। इसकी भी पुरजोर संभावना है और नरेंद्र मोदी अपना ये कार्यकाल निश्चित रूप से 5 साल के उसमें पूरा करेंगे। वो पहले ही अपने भाषण में कह चुके हैं, चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो है 0 टॉलरेंस की नीति है वो जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर वो कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है। विनम्र सेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनम्र सेन जी, जैसा कि हम लगातार अभी जिक्र भी कर रहे हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण अभी भविष्य में, चाहे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ले लें या फिर एनआरसी का मुद्दा ले लें या फिर चाहते जनगणना का मुद्दा ले लें, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष आपस में टकरार करते हुए नजर आते हैं। कोई सहमत तो कोई असहमत नजर आता है और जो अब सहयोगी दल बन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर अपनी विरोध जताते रहे हैं, जाहिर करते रहे हैं। तो ये कितना कोई चैलेंज साबित होगा क्या? क्योंकि इस बार अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो बड़ा ही मजबूत विपक्ष है। यहाँ पर मजबूती के साथ विपक्ष अपनी बात कहने में सक्षम होगा, संसद में अहम मुद्दे उठाने में सक्षम होगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक एक नाम ऐसा चुना जाए ताकि हर एक समीकरण को साध कर चला जाए और सबकी सहमति ज्यादा जरूरी हो हर मुद्दे को लेकर। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सबकी सहमति तो ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने के नुमा ही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब 50 के नीचे सांसद आ गई थी तब भी सहमत नहीं थी, जब 54 सांसद आ गई तब भी सहमत नहीं थी और आज 99 सांसद है तब तो और नहीं सहमत होगी किसी निर्णय से। ये तो सबकी सहमति, सर्वसम्मति तो लोकतंत्र में हो ही नहीं सकती। वो तो बहुमत के हिसाब से ही लोकतंत्र में चला जा सकता है। दूसरी बात कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पर ये लागू होता है। भाजपा भी जब विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध करती थी, सत्ता पक्ष में आई जीएसटी लागू कर दी। तो ऐसा तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पर लागू होता है। सवाल ये है कि जैसे मुस्लिम आरक्षण की आपने बात की, टीडीपी ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया था कि हम इसको पीछे नहीं होने देंगे। जेडीयू ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी स्वयं मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे या सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था टीडीपी के द्वारा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पर आपके घटक दल विरोध में थे और भारतीय जनता पार्टी उसको चाहती है निर्णय कराना। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलती है और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी सरलता से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ बना लेगी। कहीं पर अगर असहमति होगी भी, कहीं पर अगर विरोध होगा भी, कहीं पर अगर टकरार होगा भी, तो नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से सबको सहयोगियों को आगे लेकर जाना है। ठीक है, मैं पंकज जी का रुख करूंगी। पंकज जी आपकी बात का छोटा सा एक जवाब देना चाहते हैं। मैं पंकज जी आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को हम बड़ी खबर से रूबरू करवा दे। तो इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई, जहां मोदी मंत्रिमंडल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 मंत्रियों को फिर से जगह मिल सकती है, यानी जो पूर्व के मंत्रिमंडल में शामिल रहे, इस बार फिर से 11 मंत्रियों को उन्हीं को रिपीट किया जा सकता है। 11 मंत्रियों को फिर से जगह मिल सकती है कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में।
तो देखिए 11 रिपीट किए जा सकते हैं मंत्री, ये जानकारी मिल रही है। संजय जी हमारे साथ बने हुए। संजय जी मैं आपका रुख करूं और उसके बाद में पंकज जी आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा जरूरी है क्योंकि संजय श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी हमने जानकारी भी दी कि 11 ऐसे लोग, 11 ऐसे चेहरे, 11 ऐसे मंत्री जो वापस रिपीट किए जा सकते हैं, यानी कुछ लोग इन हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे नए होंगे या फिर सब पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, प्रयोग के तौर पर बीजेपी कर सकती है, केंद्र कर सकता है। देखिए ये तो मान के चलिए जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वह 1 दर्जन मंत्रियों का पहले भी चर्चा होती रही है कि लगभग 1 दर्जन मंत्री वापस आएंगे, लेकिन वो वही होंगे जिन्होंने, आप ये मान के चलिए, ये जो समाचार अभी आपने, जिन्होंने मोदी सरकार की, मोदी 2 में जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। अब आते हैं नए मंत्रिमंडल। नए मोदी जी बहुत समझ के ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे कि जिन्होंने ये डरना हो, क्योंकि 5 साल को सरकार चलानी है, तो 5 साल इस बात, तो ऐसे मंत्री को ये नहीं शामिल करेंगे जो पैरोकारी से मंत्री बनते हो। ठीक है, ये सब ठीक है बात संजय हमको जी, ठीक है। आपकी मुझे लगता है कि तकनीकी खामियों के कारण आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ऑडियो थोड़ी ब्रेक हो रही है, उसको हम जल्दी दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। पंकज रस्तोगी जी का रुख कर लेती हूँ। पंकज जी, आप विनम्र सेन जी की बात को लेकर रिएक्शन दे रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आरक्षण के मुसलमान आरक्षण के विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बात तो मुसलमानों के कोई विरोधी नहीं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म किया और सरकारी योजनाओं में जितनी भी योजनाएं हैं मिसइंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। दूसरी चीज, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी धर्म के आधार पे आरक्षण के विरोधी है। मुसलमानों को धर्म के आधार पर अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो उसके विरोधी है। आरक्षण के विरोधी प्रधानमंत्री मोदी कहीं से नहीं है। उन्होंने अपने भाषणों में हमेशा कहा कि मैं चाहे बैकवर्ड का आरक्षण हो, यही कहा कि मुस्लिम आरक्षण के विरोधी। पंकज जी गलत पंकज जी, विनम्र जी ने कहा कि ठीक है, अगर कहीं पर मतभेद होते हैं, कहीं पर असहमति होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, देखिए उनकी खूबी ये है कि वो सबको मनाना जानते हैं, सबको सहमत करना जानते हैं। विनम्र जी, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है विनम्र जी। बिना जाने चर्चा मत करिए। अरे बिना पढ़े बिना करे आओ, आप देखिए ना, बिना पढ़े धर्म के आधार पर आरक्षण का उन्होंने विरोध किया, जबरदस्ती का मैंडेट मत बनाइए। धर्म के आधार पर आरक्षण का नहीं पंकज जी वो ये कह रहे हैं। अच्छा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पंकज जी, विनम्र जी, पंकज जी, मुझे, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज। पंकज जी, विनम्र जी ने कहा है कि भले ही आगे चलकर कोई बड़े फैसले ऐसे रहे हो जहां पर विरोध का सामना करना पड़े या फिर सहयोगी दल सहमत ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी उन्हें मना लेंगे, फिर भी उन्हें सहमत कर लेंगे। उनमें इतनी क्षमता है, उनमें इतनी ताकत है। पंकज जी वो ये कह रहे हैं। हमेशा कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण के वो विरोधी हैं, ये जान लीजिए आप। नहीं ठीक है, नहीं विनम्र जी ये कह रहे थे पंकज जी कि अगर कोई बड़ा फैसला अगर लेना होगा तो वो जानते हैं कि किस तरीके से सहमत करना है, सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। गलतफहमी में आप मत, मुसलमान जाति नहीं, मुसलमान धर्म ही है। ठीक है, ये होती है। ठीक है विनम्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बार ये कहा जा रहा है कि यूपी, राजस्थान और गुजरात से जो यहाँ पर मंत्रियों की जो हिस्सेदारी है वो कम रहेगी। इसके पीछे का फैक्टर खराब परफॉर्मेंस है या फिर कुछ और समीकरण है या फिर कुछ और फैक्टर भी आप मान रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जितनी सीट उत्तर प्रदेश से जाएगी उतनी ही भागीदारी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की होगी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा संख्या कम हो जाएगी जिसको आप, जैसे पिछली बार 12 मंत्री थे तो अनुमानतः 8-9 मंत्री तो इस बार भी होंगे ही। एक मंत्रालय अनुप्रिया पटेल के हिस्से जाएगा, एक मंत्रालय जयंत चौधरी के हिस्से जाएगा
राजनाथ सिंह मंत्री बनेंगे ही, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कुछ नाम उत्तर प्रदेश से कम 7-8 मंत्री तो बनना तय ही है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा 12 से घट के 4 मंत्री घट जाएंगे, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा जितना आपको सीटों में अंतर दिखाई दिया है। जैसा कि 62 के बाद घट के सीधे 33 पर आ गए, तो वो प्रभाव से मंत्रिमंडल पर दिखाई पड़ेगा, वो स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अभिषेक जी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी, तो इसके पीछे के फैक्टर्स क्या है? क्या इसके पीछे जो परफॉर्मेंस रही, बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस देखी है, जहां से जितनी हिस्सेदारी रही, लेकिन समय के अनुसार कई ऐसे, जैसे कि हम फैसलों पर भी लगातार बात कर रहे हैं कि कई ऐसे फैसले रहेंगे जिन पर हम देखेंगे कि मतभेद भी नजर आएंगे, कहीं पर विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कौन सी बड़ी चुनौतियां रहेंगी, कौन से बड़े मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले समय में जिनमें विरोध का सामना उन्हें झेलना पड़ सकता है अपने सहयोगी और या फिर अपने घटक दलों के द्वारा? आपके लिहाज से कौन से बड़े फैसले ऐसे हो सकते हैं? देखिए, 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2-3 व्यक्तियों ने अपना एक छाप छोड़ा था मंत्रालय पर। एक मैं बहुत इस समय आशावादी हूं एस जयशंकर के लिए। विदेश मंत्रालय पर उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी थी। इससे पहले विदेश मंत्री के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी इस सरकार में हुई है। और उसके बाद गडकरी जी की, देखिए उन्होंने भारत में एक तरीके से वो हाईवे मैन पुराने लग गए थे, तो उन्होंने एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी अपने मंत्रालय पे। और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्रालय में भी उन्होंने एक छाप छोड़ी। तो ये देखना होगा क्या इनके मंत्रालयों में कोई बदलाव होगा या पुनः ये वही मंत्रालय पाएंगे। एक और चीज देखने वाली होगी, देखिए केरल में भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार जीत दर्ज की है। क्या वहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? दूसरा, वहां पर भाजपा चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है परसेंटेज के मामले में। एक और चीज है, तमिलनाडु में भाजपा को सीट तो नहीं मिली है, लेकिन भाजपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहां बड़ा वोट बैंक भाजपा को मिला है, 15-16% वोट मिला है। इस तरह पंजाब में भी भाजपा वहां पर अकालियों से ज्यादा वोट पाई है, वो एक अलग बात है, वहां सीट नहीं मिली है। तो मुझे लगता है शायद पंजाब, तमिलनाडु और केरल से भी कहीं ना कहीं भागीदारी दी जाएगी, क्योंकि वहां भाजपा को वोट मिले हैं। वो एक अलग बात है कि केवल केरल में ही एक सीट मिली है, तमिलनाडु और जी, तो ये भी देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने